Hi, good afternoon, everyone. So today we'll be starting a new chapter called Liquid Solutions, or simply Solutions. So we call it this chapter, although by NCERT it's Solutions, but we call it Liquid Solutions because primarily we will be talking about liquid solutions. And what are liquid solutions? Where the solvent is the liquid and the solute could be gas or solid, or liquid, right? So we'll be talking about all three. So, but before we move forward, there are few things which we should know. One is the various concentration terms. So, I'm just assuming that you know it. In case you do not know it, you can ask me right now, and I'll quickly explain it. What we would be using here very frequently is molality and mole fraction, and in some case we'll be using molarity. So ये तीनों term clear है हमें कि क्या होता है exactly? Molality क्या होता है? ठीक है. सो मोल फ्रैक्शन हो गया कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स हैं उस सॉल्यूट के इन द टोटल सॉल्यूशन आपका, एंड मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये तीनों टर्म हमें क्लियर है. इंटर कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं. गुड. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज द कोर थिंग ऑफ this chapter that we'll be discussing a lot in detail is vapor pressure. What is vapor pressure? Pressure exerted by the vapor on the Surface of the liquid. On the walls of the container and surface of the liquid. Okay, so what you mean to say is that, for example, I have a container and we have some liquid in it, right? So there are certain vapors above the surface of the liquid, and these vapors being the molecules in gaseous state, they keep on colliding with the walls of the container and on the surface of the liquid. So that's how they exert the pressure, and the pressure exerted by these vapors, here the pressure which will be exerted is called vapor pressure. Is this what you mean to say? ठीक है. So there is a small correction which I would like to add to it, because yes, this is kind of vapor pressure, but how precisely vapor pressure is defined is important, because what really happens, let's go back to the situation where these vapors were not there. This container is closed and we have put some pure liquid in it. Let's assume that liquid is water. ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे वाटर रख दिया. अब यहाँ पे कोई वेपर नहीं है, जीरो वेपर्स आर देयर. अब क्या होगा कि लिक्विड के सरफेस से अगर हम बात करें, हाँ जी बेटा, उधर से ऐसे, मैं लेफ्ट से कैसे लिखूंगा फिर? ऐसे लिखूं? ओके, सो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है. इस कंटेनर के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. सो इन दिस, ये जो जहाँ पे मैंने लिक्विड रखा हुआ है, तो हम दो टर्म यूज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली. वन इज कॉल्ड सरफेस, अनदर इज कॉल्ड बल्क. ठीक है. ये आइडिया कि सरफेस क्या होता है, बल्क क्या होता है? ठीक है, क्या होता है सरफेस? हाँ, तो बेसिकली जो भी पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस की बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि ये जो पेन हो गया, तो अगर इसमें अगर मैं प्लास्टिक मटेरियल की बात करूं तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो बिल्कुल सरफेस पे हैं, कुछ अंदर हैं. तो जो बाउंड्री पर आ रहे हैं, जो बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, वो सरफेस पे हैं. तो ये पार्टिकल सरफेस हो गया, ये भी पार्टिकल सरफेस हो जाएगा, एंड सो ऑन. बट दिस इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ द ग्लास वॉल, तो इसलिए हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा एक जो वो है. तो यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बल्क. तो ये हमारा बल्क हो गया, और प्राइमरली ये हो गया सरफेस. ठीक है. अब सरफेस पे जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल्स में आपस में, मतलब लिक्विड में पार्टिकल हमें पता है मूव करते रहते हैं, है ना. एंड क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, अपना मोशन भी रहते हैं तीनों तरह के, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी, तीनों तरह के मोशन होते हैं, राइट. तो ये तीनों तरह के मोशन हो रहे हैं, और पार्टिकल्स के आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं. अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी वगैरह भी होगी. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल पे साइड से कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है. अगर मैं कोई मॉलिक्यूल की बात करूं जो बल्क में है, उस पर भी इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही होंगी, उसके आसपास भी तो, हाँ, लेकिन बहुत मतलब सारी डायरेक्शन से लग रही होंगी, तो नेट एक्चुअली आउटकम आपका जीरो आ जाएगा, विच इज देयर, जिसके हम सरफेस टेंशन में बात करते हैं. लेकिन उसी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर हम समझें, वो ये कि क्या हो रहा है,
अगर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल अपने आप को वेपर स्टेट में लेके आना चाहता है, या चलो मॉलिक्यूल की बात छोड़ देते हैं, हम नॉर्मली बात करते हैं कि कोई भी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, जो जो मॉलिक्यूल या एटम्स जो भी लिक्विड स्टेट में थे जब एक साथ साथ रह रहे थे, अब वो दूर दूर हो जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और दूर हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ये चीज कैसे हो सकती है? हमने सिंपल सा पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा दो, कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन वैसे ही कम होने लग जाएगी, एंड जैसे ही अट्रैक्शन को काइनेटिक एनर्जी ओवरकम कर गई तो पार्टिकल दूर दूर होने लग जाएंगे, यानी कि एक तरीके से लिक्विड वेपर बनने लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर ये मॉलिक्यूल जो है, ये सिर्फ ये ऊपर सरफेस वाला मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये वेपर स्टेट में जाना चाहता है तो इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी, और इतनी बढ़ानी होगी ताकि ये आसपास की अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले। डन। यहां पे जो मॉलिक्यूल है, जो बल्क में कोई भी मॉलिक्यूल बैठा है जिसके चारों ओर अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं, इसको भी काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी ताकि ये आ पाए, लेकिन क्योंकि इस पे अट्रैक्शन ज्यादा है ओवरऑल, तो इसको आने के लिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन इसको आने के लिए कम चाहिए होगी। तो ये सरफेस पे बैठा हुआ है, आपस में टक्कर हो रही है, मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी, जैसे आपस में टक्कर होती है तो क्या हुआ, एक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, एक की कम हो गई, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी किसी की बढ़ जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, तो इसकी बढ़ी और इसने अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम करी और ये आ गया वेपर स्टेट में। ऐसे ही कुछ और भी आ गए, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये पार्टिकल यहां वहां, ये अब ये पार्टिकल हायर काइनेटिक एनर्जी स्टेट में है, ये इधर उधर टक्कर मार रहे हैं, दे आर मूविंग लाइक गैसियस पार्टिकल्स। तो क्या हुआ कि यहां पे किसी ने सरफेस पे टक्कर मारी, और टक्कर मारते क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी लूज कम हो गई, और कम होते ही क्या हुआ, क्योंकि इनकी विसिनिटी में था तो उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू उसको खींच लिया, उन्होंने कहा हाँ बहुत हवा में उड़ रहा था, उसको वापस बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। तो व्हाट रियली हैपेंस, जैसे अगर आप एक लिक्विड को रखोगे और मतलब लेट्स अज्यूम जो भी ऊपर ओपन स्पेस है, तो वहां पर वेपर्स फॉर्म होने शुरू होंगे एट रूम टेम्परेचर, द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इवेपोरेशन, एंड यही पार्टिकल जो है ये जब नीचे अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, मे बी एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड और ऑन द वॉल्स ऑफ कंडेंसर, ड्रॉपलेट्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। जैसे आप यहाँ पे एक पानी की बोतल रख के छोड़ दो रात भर, और कल जब सुबह के लिए आप क्लास के लिए आओगे तो आप देखोगे कि उसमें साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स जमी हुई हैं। हाँ, लिक्विड की सरफेस पे तो पता चल गया कि अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन जब हम कंटेनर की वॉल्स पे देखेंगे तब वहां पर क्या है, यार वहां पे क्या होगा कि बिल्कुल मतलब मल्टीपल पार्टिकल आपस में अट्रैक्शन होके यहाँ पे और कोहेसिव फोर्सेस वाला भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज ये होगी कि जो मैं बताना चाह रहा था, मतलब एक वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट दिस फिनोमेना इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, ये बिल्कुल जो इवेपोरेशन का फिनोमेना हो रहा है, ये सरफेस के ही पार्टिकल जा रहे हैं, मतलब बल्क का कोई पार्टिकल जा नहीं पा रहा। अगर कोई जाना चाहता है तो व्हाट दिस पार्टिकल हैज टू डू इज इट हैज टू कम टू द सरफेस एंड देन इट कैन गो इन द वेपर स्टेट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस चीज को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास H2O लिक्विड है जो इवेपोरेट करके H2O वेपर्स में जा रहा है। ठीक है, और ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस करके लिक्विड में जा रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा, इसका रेट ज्यादा होगा क्योंकि वेपर तो बिल्कुल है ही नहीं, यहां से जाए जा रहे हैं। धीरे धीरे जब यहां बढ़ते जाएंगे इनका भी रेट बढ़ जाएगा, एंड थोड़ी देर के बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर इस इक्विलिब्रिया के लिए, जो कि फिजिकल इक्विलिब्रिया है, अगर मैं इसके लिए Kp लिखूं तो वो Kp क्या आएगा, Kp लिख सकते, Kp याद है? हाँ, तो Kp लिखेंगे तो क्या बनेगा इसमें, Kp लिख सकते हैं इस इक्वेशन का? Kp पता है क्या होता है? हाँ लिक्विड और गैस में तो नहीं होता, लिक्विड का Kc क्या होता है? ओके, नहीं ठीक है, एक सेकंड। तीन टर्म होते हैं KEQ, KC और KP जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों में, इन तीनों में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन होती है हम उसके अंदर पूरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में
रेज टू द पावर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर में, ठीक है। केसी और केपी में और के इक्विलिब्रियम में क्या थोड़ा फर्क है, वो ये है कि हम ऐसे कुछ ऐसे कुछ टर्म मतलब ऐसे कुछ रिएजेंट जिनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान बदलती नहीं है, अगर कोई प्योर सॉलिड है, अगर कोई प्योर लिक्विड है, या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में, तो इन तीन केसेस में कोई भी रिएजेंट अगर इन तीन में से किसी एक केस में फॉल करता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करती, तो हम उसको एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। तो जब वो हटाने के बाद जो एक्सप्रेशन बचता है दैट इज ईदर केसी और केपी। अगर मैं मोलैरिटीज में लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं तो केसी है, अगर मैं पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूं तो केपी है। लेकिन अब पार्शियल प्रेशर में कंस्ट्रेंट है कि वो सिर्फ आप तब लिख सकते हो जब गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। तो यानी कि भाई कोई मेरे पास अगर मान लो लिक्विड आ गया या कोई भी सॉल्यूशन या सॉलिड हो गया उसका, तो मैं केपी में पार्शियल प्रेशर लिख ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए हम केसी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, केपी कम यूज करते हैं। अब केपी आप कहां लिख सकते हो, केपी तभी लिख सकते हो जब आपकी रिएक्शन में कम से कम एक कोई गैस तो हो, कम से कम एक होना चाहिए। सेकंड, आप किस किस को इग्नोर कर सकते थे, प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और लार्ज एक्सेस क्वांटिटी। ये प्योर लिक्विड है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अब कहां आप अटक जाते हैं, अगर क्या ऐसा केस आता है जहां आप अटकते, अगर कोई सॉल्यूशन होता तो केपी आप कहां लिख सकते हो, किन रिएक्शन में लिख सकते हो। सिंपल दो थंब रूल है, मतलब 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर कभी भी चेक करना हो इस रिएक्शन के लिए हम केपी लिख सकते हैं कि नहीं, एटलीस्ट कोई भी एक गैस तो हो, एक हो एक से ज्यादा हो, कोई मतलब एक तो मिनिमम होना चाहिए। एंड सेकंड, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्यूशन प्योर की कैटेगरी में नहीं आएगा और लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में अगर हुआ तो बात अलग है, बट अगर वो कोई सॉल्यूशन है और लार्ज एक्सेस क्वांटिटी में भी नहीं है तो उसका टर्म लेना पड़ेगा और आप उसका पार्शियल प्रेशर लिख नहीं सकते, यानी कि आप केपी नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ये कहूं कि ए गैस, बी प्योर लिक्विड, सी एक्वस, ठीक है, और यहां से मैं बोल दूं डी गैस। तो बी तो लेट्स सपोज ये बी सॉलिड ले लेते हैं, बी मान लेते हैं प्योर सॉलिड हो गया, तो ये तो हट सकता है, ये दो गैस हो गए अपने। लेकिन ये क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसका टर्म लेना तो पड़ेगा, पर पार्शियल प्रेशर लिख नहीं सकते, तो ऐसी रिएक्शन के लिए मैं केपी नहीं लिख सकता हूं, केसी हमेशा लिख सकता हूं, कोई फाइट नहीं है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं केपी लिखूंगा तो ये आ जाएगा सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स, ठीक है। और ये वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पे क्या के इस वाले में सब आएगा, केसी केपी में टर्म हटेंगे। कौन से टर्म, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान वेरी नहीं करती। दो केसेस होते हैं, एक प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड और सेकंड होता है लार्ज एक्सेस क्वांटिटी। लार्ज एक्सेस क्वांटिटी वाला सिंपल फंडा है, मान लो एक दो रिएजेंट है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए की क्वांटिटी है 100 मोल या 1000 मोल है और बी की क्वांटिटी है 0.1 मोल। अब ए पूरा रिएक्ट भी कर जाएगा तो कितना करेगा, 0.1, 1000 के सामने 0.1 कुछ भी नहीं है, तो आप बोलोगे कि एक एक अमाउंट चेंज ही नहीं हुआ, बहुत कम चेंज है, तो आप इग्नोर कर देते हो ऐसे चेंज को, ठीक है। तो इसलिए हम लार्ज एक्सेस क्वांटिटी को मतलब वो मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब एक बार यहां पे आ जाओ, ये समझ में आ गया आपको, ये वाला चीज समझ में आ गया। तो ये क्या है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब आ गया था तब का, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो शुरुआत से देने लग जाएंगे, ये जैसे ही वेपर बनेंगे तो प्रेशर तो आ ही जाएगा और वेपर्स बढ़ते जाएंगे, प्रेशर और बढ़ता जाएगा, या मे बी कंडेंस हो जाएंगे तो कम होता जाएगा। लेकिन कब स्टेबल होगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जिस रेट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं उसी रेट से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, यानी कि यहां पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, विच मींस प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ गया। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर, दिस इज द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स एट इक्विलिब्रियम, और यही वाले प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। हाँ, कांस्टेंट नहीं वेरी कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है वो भी हम बात करेंगे, बट हाँ। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors of a liquid on the surface of the liquid and walls of the container at equilibrium of evaporation and condensation। तो at equilibrium वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एक और चीज अभी निकल के आएगी जो मैं अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा।
ये वाला पार्ट मिटा दो बेटा, ये डायग्राम वाला। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसको हम यूज करेंगे अभी। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं कि दो कंटेनर हैं, दोनों ऊपर ढके हुए हैं, अच्छे से बंद हैं, और लेट्स अज्यूम यहाँ पे वैक्यूम, ये आप मान लो एयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों लिक्विड हैं, सिर्फ कंटेनर के साइज का फर्क है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, एवरीथिंग एल्स इज सेम, ठीक है, टेम्परेचर सब कुछ सेम है। तो हमें बताना है कि वेपर प्रेशर कौन से कंटेनर में ज्यादा होगा। इस कंटेनर का नंबर है B और इस कंटेनर का नाम है A। A में ज्यादा होएगा, सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि, और वहां पे सरफेस एरिया कम है ना, यही लग रहा है ना हम सबको, बट ऐसा होएगा नहीं। तो ऐसा लगता है देख के कि क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, और यहां पर सरफेस एरिया कम है तो कम मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, एंड सो ऑन। बट एक चीज आप भूल रहे हो, दोनों में क्या मैकेनिक्स काम कर रहा है, यही वाला, ठीक है। जिसमें इसमें भी क्या हो रहा है कि H2O लिक्विड से वेपर बने, इवेपोरेशन, और वेपर से लिक्विड बन रहा है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन चल रहा है, एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तभी हम प्रेशर की बात करेंगे। वेपर प्रेशर तो हम तभी नापेंगे जब इक्विलिब्रियम आ गया। तो यहां पर भी मैं प्रेशर कब नाप रहा हूं, जब इक्विलिब्रियम आ गया, और यहां पर भी कब नाप रहा हूं, जब इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। नहीं वो हमें, मुझे पहले जल्दी से, मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केस में इक्विलिब्रियम आ गया, तो मैंने दोनों केस में प्रेशर नापा। जो प्रेशर नापूंगा मैं इवेंचुअली, उसकी वैल्यू Kp के बराबर होगी, है ना। इक्विलिब्रियम आएगा ही तभी ना, ऐसे मान लो ये QC Kc की तरह मान लो ना, ये Kc हो गया और ये QC हो गया, तो QC की वैल्यू जब Kc के बराबर आएगी तभी तो इक्विलिब्रियम होएगा। तो ऐसे QP Kp होते हैं। तो QP की वैल्यू यानी कि वेपर प्रेशर जो यहाँ पे की वैल्यू हम बोल रहे हैं, ये जब Kp के बराबर आएगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, और तभी ये प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। अब Kp जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, Kc, Keq, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और दूसरा रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन दोनों केस में सेम हो रही है, और दोनों को मैंने रखा भी सेम टेम्परेचर पे, आइडेंटिकल कंडीशंस, तो यानी कि दोनों का Kp सेम है, तो दोनों में प्रेशर ऊपर सेम आएगा, यानी कि वेपर प्रेशर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड से डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से अगर मैं यहां पे इसका अमाउंट कम कर देता, अगर इसका अमाउंट बहुत कम कर दिया, इसका अमाउंट ज्यादा कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कहीं पे अगर आपकी इक्वेशन में आ रहा है H2O लिक्विड, नहीं आ रहा है ना, अगर H2O लिक्विड आ रहा होता तो फर्क पड़ता, क्योंकि वहां पे भाई उसकी कॉन्सेंट्रेशन या वो वैल्यू एक पॉइंट पे आनी चाहिए थी, तब वो इक्विलिब्रियम आपका अचीव होता। वो आ ही नहीं रहा एक्सप्रेशन, तो उसका अमाउंट कम कर दो, ज्यादा कर दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज फॉर एग्जांपल 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मैंने ये वैल्यू बोल दी, तो ये मतलब इसका मतलब सही फिक्स बोल रहा हूं मैं, और कैसे बोल रहा हूं, Kp के हिसाब से बोल रहा हूं वाटर के लिए। तो आपकी बॉटल में भी वही वेपर प्रेशर आ रहा होगा, और मेरे बॉटल में भी वही वेपर प्रेशर आ रहा होगा, और मे बी यहाँ पे अगर पानी गिर जाए फ्लोर पे तो ऊपर वेपर प्रेशर भी यही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, राइट। अच्छा, दूसरा केस होता है कि जैसे ये एक तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, नॉर्मली हम बोलते हैं जैसे पानी, अभी जैसे मैंने बात की कि फ्लोर पे पानी गिर गया एंड वहां पे भी सेम वेपर प्रेशर आ जाएगा, बट अगर आप नोटिस करोगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो पानी उड़ जाएगा। नहीं, नॉट बिकॉज की लार्जर सरफेस एरिया है ऑफ एयर, बट ऑल्सो बिकॉज की वो एक्चुअली वाटर आपका इवेपोरेट कर जाएगा पूरा, वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। कंडेंस होएगा, लेकिन होगा क्या, हाँ बेसिकली इवेपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा रहेगा एंड इवेंचुअली इट विल क्रॉस दिस पॉइंट। तो जैसे नॉर्मली कपड़े भी ऐसे ही सूखते हैं ना, कि ये आपका वाटर वेपर बने, इक्विलिब्रियम बनाया, लेकिन एयर जैसे ड्राई एयर आई तो वाटर वेपर्स ड्राई एयर में चले जाएंगे, तो वहाँ ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, फिर ये और वेपर बनेंगे, फिर और ड्राई एयर आई, उस वो वेपर्स को उठा के ले गई, ऐसे मान लो, एंड देन फिर और वेपर बने, इवेंचुअली ये इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज होती है जो शायद आपने शायद ना पढ़ी हो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया बोलते हैं इस तरह के इक्विलिब्रियम को, जहाँ पे डिफरेंट फेजेस में एक से ज्यादा फेज होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्टेंट आपका ऐसा है जो प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड कैटेगरी में है, जो इसमें आ नहीं रहा एक्सप्रेशन में, तो उसका एक मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर वो नहीं होगा ना, तो चाहे कोई भी कंडीशन बंद कंटेनर में भी वो पूरा उड़ जाएगा।
मतलब पूरा रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। हाँ जी बेटा, कौन सा? जो मैंने बताया कि ये इक्विलिब्रियम वाला, देखो ऐसे देख समझो, मान लेते हैं अभी मैंने बोला कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वाटर का वेपर प्रेशर होता है, यानी कि उसकी केपी की वैल्यू 30 होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब वाटर का वेपर प्रेशर बढ़कर 30 हो जाए। अब मान लेते हैं 30 वाटर का वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए वाटर का अमाउंट कम से कम 5 ml होना चाहिए, या मतलब सॉरी 5 ml वाटर यहां चला जाना चाहिए, तब जाके ये 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर आता है एक कंडीशन में। ऐसी एक फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले ही 2 ml लिया, तो अगर इस चाहे सारा का सारा भी चले जाए तो जितने भी वेपर बनेंगे वो तो वेपर कितने बन सकते हैं वो तो लिमिट हो गया ना। और तो ये अमाउंट बहुत छोटा होता है, ये यूजुअली जो अमाउंट आएगा ना, ये नंबर बहुत छोटा आएगा कि कितना मिनिमम नंबर हो जिसके बियॉन्ड ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो पाए, बट वो नंबर एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये नंबर फॉर एग्जांपल 2 ml है, तो यहाँ पे पूरा चला जाए तो भी 2 ml बनेगा, और तब भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम आया नहीं होगा। तो हुआ क्या? रिएक्शन 100% फॉरवर्ड में चली जाएगी। नहीं समझ में आया? अरे जैसे मान लो केपी क्यूपी वाला केस ले लेते हैं ना, ठीक है। क्यूपी की वैल्यू क्या है? क्यूपी की वैल्यू है यहाँ पे ये वेपर्स का प्रेशर कितना आ रहा है, ठीक है। ये कम है, धीरे धीरे बढ़ के ये केपी के बराबर हो रहा है, राइट। अब मान लेते हैं केपी की वैल्यू है 30, तो क्यूपी हैज टू इंक्रीज टू बिकम 30, बट क्यूपी या फिर चलो 30, हाँ क्यूपी हैज टू बिकम इंक्रीज टू बिकम 30। अब 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर क्रिएट करने के लिए भाई वाटर वेपर कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में होने चाहिए ना। मान लो जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्वांटिटी होनी चाहिए 10 ग्राम, ठीक है। अब ये 10 ग्राम या मान लो 1 ग्राम होनी चाहिए। 1 ग्राम कितना ही पानी होता है? कुछ भी नहीं होता। हमने ऑब्वियसली यहाँ जो लिया होगा 1 ग्राम से तो ज़्यादा ही होगा, या 0.1 ग्राम ले लेते हैं मान लो। अब तो बहुत ही, अब तो एकदम वो लग रहा है, कन्विंसिंग लग रहा है कि 0.1 ग्राम ही चाहिए होता है, इसलिए आराम से कभी भी बन जाता है। लेकिन मान लो मैं बहुत कंजूस निकला और मैंने 0.1 ग्राम भी नहीं लिया, मैंने कहा 0.0001 ग्राम पे चेक करूंगा क्या होगा। अब वो वाटर यहाँ पे है ही कितना कम, तो कभी भी ये पूरा अगर मान लो जा रहा होगा, तो मैं कह रहा हूँ 100% भी ये फॉरवर्ड में अगर चला जाए तो ये कितना बना पाएगा? इतना। और इस टाइम पर क्यूपी की वैल्यू 30 तो नहीं आई होगी, मान लो 2 आई होगी, तो तब भी वो क्यूपी इज लेस देन केपी, रिएक्शन अभी भी एक टेंडेंसी क्या रख रही है? फॉरवर्ड में जाने की, इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो ऐसी रिएक्शन 100% फॉरवर्ड में चली जाती है। So तभी अपना 100% से प्रोडक्ट बना देगा, उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी। 100% से हाँ हाँ हाँ, मतलब वो तो 100% कंप्लीट हो गया ना रिएक्शन, वापस आने की टेंडेंसी नहीं है ना, क्योंकि रिएक्शन का ड्राइव फॉरवर्ड अभी भी है। इवन इफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो भी मतलब ये है कि अभी भी रिएक्शन फर्दर और फॉरवर्ड में जा सकती है। मतलब अगर आपने यहाँ पे मैंने 0.0002 ग्राम और डाल दिया तो वो भी चला जाएगा। हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में सर वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम तो सेम रहेगा इस वाले क्वेश्चन, हाँ लेकिन सर इनिशियल वेपर प्रेशर बेटा, वेपर प्रेशर इनिशियल कुछ होता ही नहीं है। वेपर प्रेशर हमेशा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पर ही देखते हैं। जब जो वेपर प्रेशर किसको बोल रहे हैं हम लोग? जब ये वेपर्स का प्रेशर जो आ रहा है उसको नापेंगे, लेकिन कब नापेंगे? जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसके पहले बाद में हमें कोई मतलब नहीं है। सर ये कंटेनर में स्पेस भी डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि तो बेटा वो नंबर ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंगली वेरी करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। तो सर वेपर प्रेशर भी अलग अलग नहीं, कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बेटा, वॉल्यूम कम हो गया तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए ना। टू गेम लेट्स सपोज भाई अपना टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, आर कांस्टेंट ही हटा दिया दोनों मैंने, ठीक है। अब मुझे सेम प्रेशर चाहिए, सेम प्रेशर आता है, ये हमने थ्योरेटिकली प्रूव कर लिया है, और वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तभी तो सेम प्रेशर आ पाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट कि वेपर प्रेशर यानी कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वन इज टेम्परेचर एंड अनदर इज, तो रिएक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं लिक्विड, मतलब या फिर नेचर भी हटा दो, सिंपली लिक्विड कह लो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड, ठीक है। हाँ 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 हाँ
हम्म। तो फिर तो प्रेशर हम बेटा वॉल्यूम भी तो ज्यादा है ना, जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एनआरटी बाई वी, ठीक है ना। अब अगर वॉल्यूम, आपने कहा नंबर ऑफ मोल ज्यादा जाएंगे, तो वॉल्यूम भी तो ज्यादा है ना वहां पे। इवेंचुअली दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ज्यादा तो यहाँ पार्टिकल ज्यादा बन जाएंगे, यहाँ पे पार्टिकल कम आएंगे वेपर में। बट दोनों केस में प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपका तभी वहीं पे रुक जाएगा जहां पे प्रेशर सेम आ जाएगा। ठीक है। तो ओके, सो कमिंग बैक टू द बेसिक, तो दो चीजें ध्यान रखने की है यहाँ पे पूरे स्टोरी में। वेपर प्रेशर में एक तो वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड इज कि वेपर प्रेशर कब हो, किसको हम डिफाइन कर रहे हैं, कि जब आपके लिक्विड के सरफेस से वेपर बने और उनका इक्विलिब्रियम का, कंडेंसेशन इवेपोरेशन का प्रोसेस का इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, उस टाइम पे जो हम वेपर्स का प्रेशर नापते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। ये दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, उसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर और लिक्विड। लिक्विड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आपकी इक्वेशन में यही चेंज होगा ना, ये लिक्विड कौन है और यहाँ पे क्या वेपर बन रहे हैं। ठीक है, राइट, ये समझ में आ गया, क्लियर नाउ। अगर मैं ये बता दूं सब, अगर मैं टेम्परेचर का रोल देखना चाहता हूं, तो टेम्परेचर का रोल में ये होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, और इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इक्वेशन डिफरेंट एक्चुअली, वो लॉगरिथमिक इक्वेशन है जिसके बेसिस पे ये बन रहा है। इक्वेशन भी लिखवाई देते हैं। ये इक्वेशन रहेगी आपकी, ये क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन है। इसको निकाल दो तरीके से हम कर सकते हैं, ये वैसे तो अलग से पहले उसने प्रूव करी थी, बट आपने वो वाला पढ़ा है कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, नहीं मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन। अपने काइनेटिक्स में अरीनियस इक्वेशन पढ़ी थी ना, तो k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसमें रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है आपका, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इक्वेशन फॉरवर्ड के लिए लिख लो और यही बैकवर्ड के लिए डिवाइड कर लोगे, फिर ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का एक रिलेशन बन जाएगा एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में, फिर उसको मैं लॉग ले लेना आप, तो इसी तरह की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये वहां से भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो वैल्यू है वो एक्चुअली केपी के बराबर है, तो वेपर प्रेशर तभी बदल सकता है जब केपी चेंज हो जाए, अदरवाइज वो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि उसको हम डिफाइन ही इक्विलिब्रियम के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब वो सम कांस्टेंट, मतलब दैट विल कम आउट टू बी, वो एक्चुअली अरीनियस कांस्टेंट का वेरिएशन आ जाएगा ना, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा इसको सॉल्व करके, तो वो छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, हाँ उस पर लोड मतलब, ये शायद हाँ एक माइनस साइन भी आएगा इसमें, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ठीक है, सेकंड है लिक्विड और नेचर ऑफ लिक्विड। सो लिक्विड पे से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मेरे पास वाटर है और मेरे पास ग्लिसरॉल है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल कंडीशंस में रखे हुए हैं, सेम क्वांटिटी सेम टेम्परेचर सब कुछ सेम है, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होएगा। सब कुछ, कंटेनर भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका जो केपी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और लिक्विड पे। टेम्परेचर तो सेम रख लिया मैंने, तो इट वुड डिपेंड अपॉन लिक्विड,
यानी कि मुझे अब ये देखना होगा कि उस लिक्विड में अगर कोई मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर में जाना चाहता है तो आसपास के मॉलिक्यूल उसे कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है, और जितनी स्ट्रांग होगी उतना वेपर्स में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी। बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो लिक्विड के नेचर में डिफाइन करने के लिए आप कैसे कर सकते हो कि वेपर प्रेशर होगा, आप चेक करो, जितना ज्यादा वॉलेटाइल होएगा लिक्विड उतना उसका वेपर प्रेशर यूजुअली ज्यादा आएगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। और वॉलेटिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी कम है। तो अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, OH ग्रुप्स 3 है यहाँ पे कम बनेंगे, तो इसलिए इसके वेपर, इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है और ये वेपर ज्यादा, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। जैसे कि CCl4 और CHCl3, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होएगा, CCl4 का। क्यों? हाँ, क्यों होगा CCl4 का ज्यादा? H से प्रॉब्लम हो रही है, F ले लो। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो, ये जब भी आपको चेक करना है ये चीज, तो वॉलेटिलिटी चेक करोगे, वॉलेटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेक करने के लिए सबसे सिंपल थंब रूल पहले चेक करो कि ये जो पार्टिकल है पोलर है कि नॉन पोलर है। यूजुअली नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, क्योंकि वो लंडन फोर्सेस होती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, जिसको वीक वॉन डेर वाल फोर्स भी बोलते हैं। तो वैसे ही देख के पता चल रहा है ये नॉन पोलर है, इसका म्यू नेट 0 आएगा, ये पोलर है, ठीक है। दूसरी चीज इसी कंपैरिजन में एक चीज जो हमेशा ध्यान रखना वो ये कि वैसे कमी उस चीज के अराउंड प्ले करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट कोई नॉन पोलर सब्सटेंस का बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पोलर सब्सटेंस, तो भी उल्टा हो सकता है कि वो वेरी कर जाए, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस एरिया के बेसिस पे भी अट्रैक्शन का क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट लेकिन प्राइमरली अगर आप सिमिलर से मासेस को कंपेयर कर रहे हो, सर अभी हमने बोला था कि वेपर प्रेशर में सरफेस एरिया से कोई फर्क नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का अपना सरफेस एरिया यार, ठीक है, आई एम गोइंग, अच्छा, तो व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट कि देयर आर सर्टेन गैप्स इन व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक चीज ये सब बताते हैं कि जैसे या आपने उसमें भी पढ़ा होगा ना कि मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा आएगा, एन पेंटेन का ज्यादा आएगा और नियोपेंटेन का सबसे कम आएगा। क्यों? हम बोलते हैं कि ब्रांचिंग से क्या हुआ, क्यों, सरफेस ब्रांचिंग से कम हो जाएगा, हाँ, कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो गया, क्योंकि आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। बेसिकली जो आपकी अट्रैक्ट सरफेस एरिया कम होने से अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी। अरे नहीं, डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं दे डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, वन इज द मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कह लो, एंड इफ मोलर मास इज सेम, जितना मोलर मास ज्यादा होगा उतना डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगी। जैसे कि F2 गैस है, Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड है और I2 सॉलिड है। सिंपल रीजन, ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर एंड सब में आपस में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, मोलर मास पे वेरी कर रही हैं। जिसका मोलर मास ज्यादा है उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, और दैट इज द रीजन कि ये सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट कर पा रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नेचर ऑफ फोर्स इज वीक। बट क्योंकि बड़ा है, भारी मॉलिक्यूल है, तो इसलिए सरफेस, इसलिए वो उसका फोर्सेस हुए हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में, इसमें तीनों का मोलर मास सेम है। अब कैसे कंपेयर करोगे? तो जब मोलर मास सेम होते हैं तब हम देखते हैं कि इनमें सरफेस एरिया किसका ज्यादा या कम है, क्योंकि दैट इज द सेकंड फैक्टर। आपका सरफेस एरिया वाला फैक्ट, मतलब आपको प्राइमरली इसी में आपका कंपैरिजन हो जाएगा, ये आपको तभी यूज करना है, डिस्पर्जन फोर्सेस करती हैं, हाँ, डिस्पर्जन फोर्सेस में होता यही है ना कि जैसे मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, दोनों नॉन पोलर है, मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब न्यूक्लियाई होगा और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियाई होगा, मॉलिक्यूल है तो इसमें भी ऐसे ही कोई पॉजिटिव सेंटर या सेंटर्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
क्योंकि जब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा तो कोई ऐसे एंड्स नहीं क्रिएट होंगे कि दिस इज द नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड, जो डाइपोल्स में होता है, ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो। तो अब क्या होगा, जब ये पास में आएंगे तो एक दूसरे के से इंट्रैक्शन की वजह से असिमेट्री क्रिएट होगी चार्जेस की, और जिसकी वजह से डाइपोल इसमें भी इंड्यूस होगा और इसमें भी होगा, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, मतलब दोनों में इंड्यूस हो रहा है डाइपोल। और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इसके होने के चांसेस या मतलब ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो उतने ये ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी एंड देयर बाय बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा, और जितना कम होगा अकॉर्डिंगली। तो इसलिए ब्रांचिंग के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सरफेस एरिया कम हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जा रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये नॉन पोलर है, दोनों के सिमिलर से मॉलिक्यूलर वेट है, सिमिलर होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सेम होने चाहिए, सेम तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना, सिमिलर से मॉलिक्यूलर वेट है, सेम सी कैटेगरी के मॉलिक्यूल है ना ये। तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। नॉन पोलर वाली कौन सी फोर्स होगी, डिस्पर्शन, जो बाय डिफॉल्ट वीक फोर्स है, और इसमें पोलर इसमें कौन सी लगेगी, डाइपोल डाइपोल, जो कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब लेस वॉलेटिलिटी, मतलब लेस वेपर प्रेशर, ठीक है। अब जैसे मैं यही पूछूं कि मान लो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीनों लिक्विड्स हैं, इन तीनों में से वेपर प्रेशर किसका सबसे ज्यादा आएगा, जिसका अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम है। किसका कम था, जिसका सरफेस एरिया सबसे कम था, नियो का। तो नियोपेंटेन का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। कौन सा वाला, हाँ हाँ, वॉलेटिलिटी कैसे रिलेट कर रही है, वॉलेटिलिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, है ना, मतलब वो टेंडेंसी ज्यादा कब होगी, देखो, हाँ हाँ, अच्छा बता, एक सेकंड से खत्म कर देता हूँ। तो ये देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये लोग हैं जो अपना गांव छोड़ के जाना चाहते हैं, ये गांव है और ये शहर है, ठीक है, एवरीबॉडी वांट्स टू मूव टू सिटी। अब यहाँ पे ये कोई बंदा जा रहा है, बट लेकिन साथ वाले लोग रोक रहे हैं, अभी क्यों जा रहा है, यहाँ पे अपने मतलब खेत खलियान है एंड एवरीथिंग इज देयर, व्हाई यू वांट टू लीव योर फैमिली एंड जस्ट शहर की चमक धमक के लिए जा रहा है। अब इसका जाना मुश्किल कब होगा, जब आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, कि इसका भी मन नहीं कर रहा कि जा पे, मतलब he should be enough motivated to overcome the attractions from the people around so that he can go। अगर ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होंगी तो जाना मुश्किल होएगा, और अट्रैक्शन कम होंगी, यहाँ पे घर वाले रोज गालियां देते रहते हैं, तो आदमी कहेगा कि अरे बहुत बढ़िया है, तो मतलब जा रहा हूँ मैं, तो मतलब इसलिए वो ड्राइव हो गया अब तो, कि अट्रैक्शन बहुत ही कम है तो उसमें निकलना बहुत आसान है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो निकलना मुश्किल है। तो वॉलेटिलिटी ये है, तो ऑब्वियसली लिंक किससे कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इनवर्सली कर रही है, जितनी कम होंगी उतना पार्टिकल का वेपर फेज में आना इजी होएगा, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उतना मुश्किल होएगा आना, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि नाउ द क्वेश्चन कम्स कि वेदर यू नो हाउ टू जज और चेक और इवैल्यूएट कि यार कौन से पार्टिकल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, कौन से की नहीं होगी। तो टोटल 6 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये हमें पता है ना, कौन कौन सी, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिस्पर्शन फोर्सेस को लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं या वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें से जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती हैं, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी जो हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती हैं, आयन और डाइपोल एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती है, आयन इंड्यूस डाइपोल एक आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगती है, इसी तरह से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल है। अब जनरली अगर आप देखोगे तो डिस्पर्स, अगर मान लो सब कुछ मैं सेम रखता हूं, सेम मास सेम मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलर मास पे इन जनरल बहुत डिपेंड करती है, मतलब नॉट जस्ट डिस्पर्शन फोर्स बट ऑल टाइप ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड अ लॉट ऑन मोलर मास, ठीक है। बट लेकिन जब मैं ओवरऑल टाइप देख रहा हूं तो उस टाइप में मान लेते हैं सबका अगर मोलिकुलर वेट सेम है तो डिस्पर्शन जो है वो थोड़ा वीकर वाली कैटेगरी में आती है, मतलब लीविकेस्ट वाली कैटेगरी में। तो इसलिए हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट
और वैसे भी हम तो सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच में देख रहे हैं, तो यानी मैं दो ही केस कंपेयर कर रहा हूं, या तो डिस्पर्जन या डाइपोल डाइपोल। आयन तो खत्म ही हो गया ना, आयन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात नहीं हो रही, तो दो ही चीज बची, या तो डाइपोल डाइपोल या डिस्पर्जन। दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है? डाइपोल डाइपोल। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गर क्यों है डाइपोल डाइपोल वो भी मैं बता देता हूं। मान लेते हैं ये मेरे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि पोल्स नहीं बने हुए। पोल्स का मतलब कि एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें न्यूक्लियाई है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई नेट चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं है कि इस तरफ नेगेटिव ज्यादा इस तरफ पॉजिटिव ज्यादा हो गया, जो कि एक डाइपोल में हो जाता है। ठीक है भाई, जैसे डाइपोल में कैसे हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम का न्यूक्लियस है और एक क्लोरीन के एटम का न्यूक्लियस है, ये HCl है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इस तरफ ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा शिफ्टिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ बढ़ जाएगा। तो ये यानी कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए जब ये घूम रहे हैं इस पूरे न्यूक्लियर के अराउंड, दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम टुवर्ड दिस साइड, यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि न्यूक्लियाई का बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इस तरफ थोड़ा एक्यूमुलेशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल में डाइपोल नहीं है, लेकिन जब ये ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ब्ला ब्ला। इन सब कहानियों में क्या होता है, इनके अंदर पार्शियल एक डाइपोल क्रिएट होता है, टेम्परेरी पार्शियली बोलूंगा, टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो रहा है। तो और ये डाइपोल क्या हुआ, इसने इसमें इंड्यूस किया, इसने इसमें इंड्यूस किया, तो इट्स इंड्यूस डाइपोल। बट करने वाला डाइपोल जो इंड्यूस कर रहा है वो खुद तो चार्ज पार्टिकल मतलब इफेक्ट हाई चार्ज वाला था ही नहीं, एंड कोई भी मॉलिक्यूल ना एंड आइन, तो इसलिए इसमें वीक डाइपोल इंड्यूस होगा और ये भी वीक होगा। जहां ये परमानेंट डाइपोल स्ट्रांग होगा और जबकि ये इंड्यूस डाइपोल वाले वीकर होंगे, तो उनमें आपस में अट्रैक्शन भी वीक होगी। समझ में आई बात? ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। क्या पूछना चाह रहे हो आप? हाँ ज्यादा है डेफिनेटली, यही तो बोला है। ऐसे अरे ऐसे मत लो ना, आपने एक कॉपी में से पेज फाड़ा और उसको आपने क्रम्बल कर दिया, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना इवेंचुअली। या फॉर एग्जांपल जो फॉइल पेपर जिसमें हम चपाती लेके आते हैं घर से, तो जब लेके आते हैं तो ऑब्वियसली पूरी रोटी को कवर कर लेता है, लेकिन जब फेंकते हैं तो उसको जब क्रम्बल करते हैं तो इतनी सी बॉल बन जाती है वो। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, जब आप उसको क्रम्बल कर रहे हो, तो यानी कि जब ब्रांचेस उसकी क्रिएट हो रही है, तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। बेसिकली बॉल नहीं कम हो गए, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना दो अलग चीजें, देखो दोनों रिलेटेड हैं आपस में, दो अलग चीजें हैं। एक चीज ये है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो। बता, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर डाइपोल इंड्यूस कर रहे हैं। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये इंट्रैक्शन ज्यादा हो पाएगा, मतलब ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट से हम एग्री करते हैं। तो यानी कि यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इंट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि मतलब डाइपोल डाइपोल इंड्यूस हो रहे हैं, तो यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी पहले से। ठीक है, इन केस ऑफ लार्जर सरफेस एरिया। सेकंड, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जो कि चेन मॉलिक्यूल है और उसमें मैं ब्रांच लगा रहा हूँ, तो उसका ओवरऑल सरफेस कम होता जा रहा है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम दोनों पे एग्री करते हैं, तो जो मेरा अनब्रांच मॉलिक्यूल यानी कि एन पेंटेन, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होंगी, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा और वेपर प्रेशर सबसे कम आएगा। एन नियोपेंटेन जो कि जिसमें ब्रांचेस हो रखी हैं, उसमें सरफेस एरिया सबसे कम है, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम है, तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। हाँ, वेपर प्रेशर हाँ ज्यादा आएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हाँ, हाँ अगर ये मोलर मास सेम है तो आप हमें हाँ हाँ, लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब मोलर मास सेम है, नहीं तो नहीं करेंगे। सिमिलर है मतलब आसपास है, जैसे CCl4 CHCl3, मतलब जैसे अपना एन पेंटेन और इसमें हो रहा था ना, ये अपना एन पेंटेन हो गया और ये नियोपेंटेन हो गया, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम आएगा, C5H12 ये रहेगा ना, राइट।
तो मेरे ख्याल से इसका आ जाएगा 70 to 72 दोनों का मोलर मास आएगा, तो एग्जैक्ट सेम मोलर मास है। तो इस केस में सरफेस एरिया से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि मोलर मास सेम होगा। सरफेस एरिया सिर्फ तभी यूज करना है जब मोलर मास सेम हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, क्लास में जब हमने नियो पेंटिंग लिया था तो एक हमने सेंट्रल मॉलिक्यूल लिया जो बीच वाला है, तो चार्ज से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये समझ, नियो क्या होता है? नहीं जो इंटरैक्ट नहीं कर रहा, बॉन्डेड है वो। हाँ तो इंटरैक्शन है नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल की और ऐसे ही एक और दूसरे मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की और इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैंने बोला इंटरमॉलिक्यूलर, कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब हाँ, एक वो म्यू नेट, ठीक है। बता रहा हूँ मैडम, एक सेकेंड। हमने एक चीज सीखी थी केमिकल बॉन्डिंग में, म्यूनेट। ठीक है, म्यूनेट क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, विच इज नथिंग बट अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, चाहे वो बॉन्ड की वजह से है या वो लोन पेयर की वजह से है, सबका क्यूमुलेटिव सम हम वेक्टर सम लेते हैं और वहां से म्यूनेट निकालते हैं। अगर ये म्यूनेट 0 आ जाता है तो द सब्सटेंस इज नॉन पोलर, सिंपल रूल। और अगर आपका म्यूनेट जो है वो नॉन जीरो आता है, इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल पोलर है। ठीक है, जीरो दो केस में हो सकता है, या तो कि भाई बॉन्ड्स पोलर थे लेकिन आपस में कैंसिल कर दिया, फॉर एग्जांपल CO2, ये भी बॉन्ड पोलर था, ये भी बॉन्ड पोलर था, लेकिन नेट वैल्यू 0 आ जाएगी। या फिर फॉर एग्जांपल बॉन्ड ही पोलर नहीं है, दो सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, मिटा दूं? आगे बढ़े यार, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना था, मेन तो भी बचा है। आधा लेक्चर खत्म कर दिया तुमने। लिख लिया? मिटा दूं? हाँ, अच्छा, अब देखो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं विच इज ऑफ द टॉपिक, तो अपनी कॉपी में नोट कर लो, आई विल एक्सप्लेन दैट पोस्ट क्लास। जो रिगार्डिंग दैट टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फिनिश करते हैं, अदरवाइज वो लास्ट टाइम की तरह भी ना रह जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो दो सिचुएशन ले रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे, जितनी भी हम वेपर प्रेशर के अराउंड हम बात कर रहे थे, सारे केसेस में प्योर लिक्विड लेके। तो जो हमने पहले बात की वही अभी भी ट्रू है, लेकिन हम थोड़ा सा वेरिएशन लेके आ रहे हैं कि यार आपके पास प्योर लिक्विड भी तो होता नहीं है, काफी बार आपके पास सोल्यूशन ही होता है, मतलब जो पानी आप ले रहे हो, टैप वाटर ले रहे हो या RO भी ले रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिला ही होएगा, तो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्योर वाटर, एंड अकॉर्डिंगली वो रूल्स सेम नहीं रहेंगे जो आप चला रहे हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज समथिंग विच वी वांट टू अंडरस्टैंड नाउ। तो राउल्ट करके एक बंदा था जिसने पूरा स्टडी करा, एंड उसी के बेसिस पे एक लॉ भी है, विल बी डिस्कसिंग दैट, राउल्ट्स लॉ। तो अब इसमें देखो उसने क्या किया, वो कह रहा है कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक प्योर लिक्विड लिया, ठीक है, और यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम सेटअप करवाया, वेपर्स आए, और यहाँ पे भाई इस कंटेनर में एक प्रेशर गेज लगा रखा था। थोड़ी देर में ये गेज में जो मतलब मीटर की वैल्यू थी ये सुई की, ये कुछ ऊपर नीचे इधर इधर उधर हिलती रही, फिर एक पॉइंट पे स्टेबल हो गई। स्टेबल होते पता लगा भाई इक्विलिब्रियम आ गया, प्रेशर चेंज करना बंद कर गया, ये वैल्यू रिकॉर्ड कर ली। ये क्या आ गया मुझे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, इसको मैं P0 बोल दे रहा हूं, राइट।
अब क्या किया उसने, कहा कि यार ये जो प्योर लिक्विड है इसमें कुछ डिसॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्यूशन बना देते हैं. नाउ दिस इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट यही लिक्विड है. ठीक है, तो सॉल्वेंट इसके अंदर, दिस इज सेम लिक्विड, मतलब दिस लिक्विड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन. ठीक है, तो और यहां पर हमने कुछ और भी मिक्स कर दिया विच इज अ सॉल्यूट. ठीक है, अब सॉल्यूट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं. तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि इस यहां पे एक सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड ही हो गया फॉर श्योर. अब सॉल्यूट जो है हमारा उसको हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं. एक सॉल्यूट जो खुद वेपर में कभी जा सकता है और एक सॉल्यूट जो वेपर में कभी जा ही नहीं सकता. ठीक है, तो एक जो नहीं जा सकता वेपर में उसको हम बोल रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और जो जा सकता है वो क्या हो गया, वॉलेटाइल. ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल ले लो एक छोटा सा, जैसे मान लेते हैं ये प्योर लिक्विड प्योर H2O है और यहाँ पर भी प्योर H2O डाला, लेकिन इसमें मैंने नमक डिसॉल्व कर दिया. ठीक है, अब जो अपना सॉल्ट है उसके वेपर नहीं बन सकते, तो वो क्या हो गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो गया. ठीक है, तो ताकि रिलेट कर पाएंगे हम लोग प्रैक्टिकली कि भाई हमने यहाँ पे अपना सॉल्ट वाटर है, सलाइन वाटर सोल्यूशन है, और यहाँ पे अपना नॉर्मल वाटर है. ठीक है, अब वेपर यहाँ पर सॉल्ट के तो बनेंगे नहीं, सिर्फ किसके बनेंगे, वाटर के वेपर के ही बनेंगे, है ना. तो ये वेपर अपने बन गए, और यहाँ पर भी हमने ऐसे एक प्रेशर गेज लगाया हुआ है, और इसकी भी कुछ वैल्यू आ गई. ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हो आप मीटर में, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दूर से, यहां पर प्रेशर की वैल्यू कम आ रही है यहां से. ठीक है, तो दिस इज वी आर मेजरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वी आर कॉलिंग इट PS. एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड विद मल्टीपल केसेस, मतलब अलग लिक्विड ले लिया, यही लिक्विड का यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया, कोई दूसरा नॉन वोलेटाइल, जैसे पानी में नमक डाल लिया, एक बार चीनी डाल लिया, एक बार कुछ और डाल लिया, एंड वी ट्राइड मल्टीपल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड मतलब नॉट वी, राउल्ट एक्चुअली फिगर्ड आउट दैट ऑलवेज जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है PS, या मैं इसको वैसे लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, है ना. प्योर लिक्विड कह लो, या हाँ प्रिसाइसली प्योर सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये सॉल्वेंट यहाँ पे अपने प्योर यूज किया है. इन अ वे ये टर्मिनोलॉजी काफी स्टैंडर्ड है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, PS P0, ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है. P0 मतलब ये नॉट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब प्योर की बात हो रही है. ठीक है, तो दिस इज अ कॉमन फिनोमेना विच यू ऑब्जर्व्ड इन almost all the cases whenever you have a pure liquid and when you are comparing the vapor pressure of this pure liquid with vapor pressure of the solution made by this same liquid after adding a non-volatile solute. तो I have covered only this case. I have not covered ये वाला, इसको भी छोड़, यानी कि हम इसको सेकंड केस में कवर करेंगे. ठीक है, क्वांटिटी से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, हमने बात की थी. चलो मान लो, हाँ ठीक है, क्वांटिटी सेम है. हाँ, वो हमें भी बताएंगे, रुको अभी इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो. ठीक है, ये समझ में आ गया. ठीक है, ये मिटा दूं पार्ट, ये वाला, ये वाला पार्ट मिटा दूं. हाँ, तो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज केसेस राउल्ट फिगर्ड आउट कि यार ये दो रीजन से हो रहा है. तो ये जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूट के डालने के बाद, मतलब इन सिंपल वे, एक प्योर लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर आता है, उसी लिक्विड में आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, और करते ही उसका वेपर प्रेशर गिर जाता है, एज सिंपल एज दैट. तो गिरने के दो रीजन है, एक है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जो है वो गवर्न कर रहा है ये चीज, कि भाई अब नए तरह के लोग आ गए यहाँ पे, और वो शायद हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल को जाने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं. तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वन रीजन, एंड सेकेंड रीजन इज number of change in number of solvent molecules per unit surface area. ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आ गई.
बता नहीं नहीं वो कुछ और सरफेस एरिया पे डिपेंड अभी भी नहीं कर रहा है, वो कुछ और चीज़ बोल रहा है। वो ये बोल रहा है देखो, वो कह रहा है कि यहाँ पर ये लिक्विड के ब्लू वाला अपना लिक्विड है और ब्लैक वाला सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, तो ये सारे मॉलिक्यूल इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया एक बढ़िया कांस्टेंट अच्छा बड़ा नंबर होगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं, मतलब इस पूरे सरफेस पे 1,00,000 मॉलिक्यूल है और उस पर मैं फ्रैक्शन निकाल तो 1 ही आएगा, मतलब यानी कि कहीं पे भी जाओ आपको 100% यही मिल रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी बीच में मिक्स हो गए हैं। कितने आए होंगे, कम आए होंगे, ज्यादा होंगे, वो डिपेंड करेगा कि मैंने कितने मिलाए हैं। अगर मैंने बहुत ज्यादा मिलाए हैं तो काफी ज्यादा होंगे सरफेस पे उनके साथ में, कम मिलाए हैं तो कम होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब पर यूनिट सरफेस एरिया जो मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कम हो गए, तो अपॉर्चुनिटी टू गो इन दी वेपर फेज वो कम हो गई। क्योंकि इन अ वे सिंपल देखो, ये ब्लैक वाले अड़ के तो बैठ गए ऊपर, ये लेकिन ये खुद तो जाएंगे नहीं, पर एक तरीके से लॉन्चिंग साइट्स कम कर दी इन्होंने, राइट, इन अ वे, ठीक है। सेकेंड चीज क्या हो रहा है, यानी ये वाला पॉइंट ये हो गया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया पहले से कम हो गए हैं, इस वजह से ये वैल्यू गिर रही है। सेकेंड उसने पॉइंट बोला क्योंकि यार पहले ये मॉलिक्यूल जब वेपर फेज में जाता था तब आसपास सेम तरह के मॉलिक्यूल थे, लेकिन अब ये जाना चाहता है तो आसपास सेम तो है ही, प्लस साथ में नए तरह के मॉलिक्यूल भी हैं जो कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, और हो सकता है वो कुछ डिफरेंट तरह का इंट्रैक्शन, मतलब या मे बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। Raoult wanted to have a mathematical expression around it and this could not be achieved with this data point because क्योंकि हर बार ये वैल्यू चेंज करेगी तो इससे चेंज करने से कितना फर्क पड़ रहा है वो मैथमेटिकली थोड़ा मुश्किल है निकालना, काफी मुश्किल है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट चेंज होगा, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कब बदलेगी, जब आप सॉल्यूट बदल दोगे ना भाई। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स कि सॉल्यूट कैसा है आपका, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सारी कहानी बार बार हमेशा क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू जनरलाइज, यू हैव टू ऑलवेज टॉक अबाउट स्पेसिफिक केस कि अच्छा वाटर और सॉल्ट में ऐसा होता है, अच्छा वाटर और शुगर में ऐसा होता है, तुम स्पेसिफिक तुम जनरलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज से गेट रिड होने के लिए उसने कहा कि मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूं जो वैलिड होगा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। वो आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे, जिनमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, ठीक है। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, अगर वो if it takes a infinitely dilute solution, हाँ बहुत कॉन्सेंट्रेशन काफी कम ले रही ना, सोल्यूट की क्वांटिटी काफी कम कर दी, तो इतनी क्वांटिटी कम कर दी कि उसका नेचर इंपैक्ट नहीं कर पा रहा अब, ठीक है। कि वेदर आई हैव एडेड सॉल्ट और आई हैव एडेड शुगर, मतलब समझ लो इतना कम डाला मैंने कि आपको टेस्ट भी नहीं आ रहा नमक का, हाँ अच्छे टेंट सुधी तो ठीक है। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे क्रिएट अगर कर लिया तो इस केस में क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये वाला फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी इतनी कम है कि उसको चेंज करने से कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, समझ में, राइट। नाउ सेकंड चीज है कि यानी कि सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जो चेंज इन वेपर प्रेशर आ रहा है दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया। नहीं इस पे तो थोड़ा गिर तो रही है वैल्यू, अब गिरेगी इतनी ज्यादा नहीं गिरेगी ना, क्योंकि क्वांटिटी कम ली है मैंने तो गिरेगी कम, ये मतलब ये डिफरेंस बहुत कम आएगा, लेकिन जितना डिफरेंस आएगा वो मैं मेजर, मुझे मैथमेटिकल रिलेशन देखना है ना कि व्हाट इज इट व्हिच इज इंपैक्टिंग, हाउ इट इज इंपैक्टिंग, मतलब कैन आई कैलकुलेट इट मैथमेटिकली। ये देखो बहुत सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव समझ लो, हम ये सारा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बार बार लैब में जाके खुद नहीं सीखना चाहते। तो किसी इंसान ने मेहनत कर लिया, उसने एक लॉ बना लिया, थ्योरी बना ली है, हम उसको समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया, अब हमें कल को जाना नहीं पड़ेगा। कल को मेरे से कोई पूछेगा कि मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें इतना मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो अब बताओ वेपर प्रेशर पहले इतना आ रहा था तो कितना होगा, तो मैं कहूँगा पेन पे निकाला ये तो आई हैव अ फॉर्मूला, ये निकाला और होगी कहानी खत्म। दैट इज द एडवांटेज ना, यू डोंट हैव टू गो इन द लैबोरेटरी एंड चेक इट कि भाई चलो अब पूरा एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएंगे कितना होगा, क्योंकि हमने क्वांटिटी बहुत कम ले ली ना सॉल्यूट की, बहुत कम, दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन इग्नोर, इसलिए डिफाइन किया, ठीक है।
Now, so it depends primarily on the number of solute molecules per unit surface area. देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है ये डिपेंड करता है आपका ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से एक्चुअली चीजें बदल रही थी, ठीक है। तो जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया कम होता है या मतलब चेंज होता है, तो एक्चुअली आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन का चेंज हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होने की वजह से अकॉर्डिंगली फिर वो, क्योंकि भाई जैसे मान लो आपका इक्विलिब्रियम जब आता है तब क्या होता है कि लेट्स सपोज ये रेट ऑफ इवेपोरेशन है, नॉर्मली लिक्विड रखा ऊपर जीरो है, इवेपोरेशन का रेट हाई है, कंडेंसेशन का जीरो है, धीरे धीरे कम होगा, ये बराबर होंगे। ये स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो प्रोबेबली इक्विलिब्रियम किसी डिफरेंट पॉइंट पे आएगा ना, और डिफरेंट पोजीशन पे अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पर आने वाले वेपर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो बस वो इस यहीं से पॉइंट सारा चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया कम होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को मैं कह सकता हूं इट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर ये 1 है तो 100% प्योर है, तो फिर तो सिंपल प्योर लिक्विड वाला केस हो गया। अगर 1 नहीं है यानी कि कुछ भी आपने डाला है, तो जितना ये कम हो जाएगा भाई, यानी कि इसका मतलब क्या सिंपल, अगर ये 0.9 है तो इसका मतलब आउट ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑन सरफेस इन यूनिट एरिया 1 विल बी सॉल्यूट एंड 9 विल बी सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन पहले 100% होते थे, पहले 10 के 10 होते थे, लेकिन अब 9 हो गए तो इसलिए कम हो गया, ठीक है। बेटा सरफेस एरिया दिख रही है, पर यूनिट सरफेस एरिया नाप रहे हैं, पर यूनिट वैल्यू और टोटल वैल्यू में फर्क होता है। मोल फ्रैक्शन में बल्क में देख रहे हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन तो थ्रू आउट सेम है ना, जो बल्क में होगी वही तो सरफेस पे भी होगी। ऐसा नहीं होता तो फिर मैं अगर कभी नींबू पानी पीता तो पहले सिप में अलग टेस्ट आता, दूसरे में अलग आता, फिर लास्ट में अलग टेस्ट आता। गोलगप्पे के पानी में होता है ना ऐसा, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मैंने के कोई रैंडम वो ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करूं तो रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर, और आई वुड नॉट से वेपर प्रेशर, आई वुड से कि प्रेशर ऑफ द वेपर्स जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं, या चलो वेपर प्रेशर ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम सारी वैल्यूज नाप तो इक्विलिब्रियम पे ही रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कंडेंसेशन ज्यादा कब होगा, जब ऊपर जो वेपर्स आ गए हैं उनका प्रेशर बहुत बढ़ गया है, मतलब ज्यादा टक्करे यहाँ वहाँ मार रहे हैं, तो चांसेस हाई हैं कंडेंस करने के, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन का भी रेट गिर गया क्योंकि ऊपर जो वेपर्स बन रहे हैं उनका प्रेशर भी कम ही आ रहा है। कंडेंसेशन तो पहले ही स्टार्ट हो जाता था। हाँ हाँ, मतलब इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यूज आ रही होंगी ना, ये वाली, तभी मैं बोल रहा था कि प्रेशर ऑफ वेपर्स होगा टिपिकली, बट क्योंकि हम सब कुछ इक्विलिब्रियम पे नाप रहे हैं तो इसलिए मैंने सीधा वो ले लिया, राइट। अदरवाइज तो इट वोंट बी पीएस, इट वुड बी सम पी वैल्यू जो कि जो चेंज होती जा रही है, कम होगी, हाँ। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटा दूं तो एक के डैश मैंने रैंडम कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर हो गए, ऊपर वाला मिटा दो ये लाइन। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये आ गया आपका K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू K डैश इंटू पी एस, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू K अपॉन K डैश इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये लिख लिया, नीचे वाला मिटा दो। देखो अब ये वाली इक्वेशन में अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास यही इक्वेशन प्योर लिक्विड के लिए भी आइडियली वैलिड होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो हमने जनरल इक्वेशन बनाई ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है। तो फॉर प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, और जो वेपर प्रेशर है वो पीएस नहीं, वो पी नॉट कहलाएगा, है ना। ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू चेंज होके पी नॉट हो जाएगी। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहां डाल दूं तो ये पी नॉट इज इक्वल टू K अपॉन K डैश
इंटू 1, तो k अपॉन k डैश किसके बराबर आ गया, p नॉट के। तो ये वैल्यू को मैं अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास एक नई इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, विच इज PS इज इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये कहलाता है राउट्स लॉ। तो जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम आएगा, जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, पर हमेशा प्योर वाले से कम होएगा क्योंकि ये वैल्यू 1 या उससे कम हो सकती है। तो इट कैन बी ईदर इक्वल टू 1 और लेसर देन 1। नहीं नहीं, हमने कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करा, हमने यार बताता हूँ देखो, हमने क्या नेग्लेक्ट करा ये समझो। मैंने खूब सारा पानी लिया, उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा, मतलब चुटकी से भी चुटकी और मतलब बहुत छोटा सा नमक डाल दिया, ठीक है, और मैंने कहा पी के बताओ इसमें क्या टेस्ट आ रहा है, आपने कुछ खा ही नहीं रहा, ठीक है। फिर मैंने सेम ऐसे ही किया, बहुत सारा पानी लिया एक बाल्टी भर के, उसमें मैंने बहुत छोटा सा 2-4 चीनी के दाने डाल दिए और फिर आपको बोला टेस्ट करके बताओ, तो आपने का टेस्ट नहीं आ रहा। तो यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पता ही नहीं चल पा रहा आपको, इट डजंट रियली मैटर टू यू कि वो उसमें क्या डला है, पता ही नहीं चल पा रहा ना, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द टू। बट आप कह सकते हो कि दोनों प्योर लिक्विड है, नहीं ये है तो सॉल्यूशन ही। तो इन अ वे जब हम बहुत कम क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी इतनी कम है कि उसके बदल जाने से जो फर्क आता वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फर्क सिर्फ किसी से आ रहा होगा, जो नंबर्स हैं कि भाई सरफेस पे उन्होंने कुछ जगह घेर ली जिसकी वजह से वेपर्स कम बन पा रहे हैं, वेपर प्रेशर टोटल कम आ रहा है एंड सो ऑन। तो हम सिर्फ हाँ नहीं, तो हम ये एक्सप्रेशन भी नहीं लगा बना सकते क्योंकि फिर वही जो हमने पूरा डिफाइन किया है। सो दिस इज ओनली ट्रू, राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशन हमने क्या बताया इस केस में, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। कई ठीक है। केस 2, वेपर प्रेशर ऑफ a solution of volatile solute in volatile solvent। ठीक है, तो हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वो तो है ही सिंपल। बेसिकली हमने क्या चेंज किया था, सॉल्यूट दो तरह के लिए थे, एक नॉन वॉलेटाइल और एक वॉलेटाइल। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ सॉरी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो ले ही रहे हैं।
क्या कैसे? हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो हम मैथमेटिकली देख लेंगे। ठीक है ना, तो ये बी ही है। तो दो केस है अपने पास, हमने एक प्योर लिक्विड लिया बी, ठीक है, और इसका वेपर प्रेशर नाप लिया। तो दिस वेपर प्रेशर विल बी कॉल्ड एज, और मे बी इन अ वे आई वुड से दिस वैल्यू इज पी नॉट बी। ठीक है, सो पी नॉट इसलिए बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड है वो, आप ध्यान रखेंगे, पी नॉट मतलब प्योर की बात हो रही है, एंड आई एम रेफरिंग टू बी, तो ये बी के लिए हो गया। सिमिलरली ऐसे ही एक्चुअली आप इनफैक्ट बेस्ट रहेगा आप एक और केस ले लेते हैं। सिमिलरली मान लो आपके पास ए बी है, ठीक है, और यहां पे इसका जो प्योर का प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पी नॉट ए। मैं क्यों लिक्विड ले रहा हूं थोड़ा समझा देता हूं। देखो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट को अगर हम जस्ट प्रैक्टिकली अगर कोरिलेट करने की कोशिश करें एंड जस्ट ये देखें कि जितने भी एग्जांपल हमारे दिमाग में आते हैं वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स के, वो किस तरह के हैं। अगर आप ध्यान करो तो कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन सा होएगा, मोस्टली सॉलिड सब्सटेंसेस विच आर डिसॉल्व्ड इन सम लिक्विड, वेदर इट्स लाइक, जैसे मैं सॉल्ट और शुगर का एग्जांपल लेता तो ऐसे कुछ भी और हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई और सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया और समथिंग एल्स, ठीक है। तो यूजुअली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स आर योर सॉलिड सॉल्यूट्स यूजुअली, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। यूजुअली योर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स आर लिक्विड्स, क्योंकि ऑल लिक्विड्स आर वॉलेटाइल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो लिक्विड ले लिए, फॉर एग्जांपल एक बेंजीन हो गया, ये भी लिक्विड है, एक टॉल्यूइन हो गया, ये भी लिक्विड है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, अब बेंजीन के भी वेपर बन रहे हैं, टॉल्यूइन के भी वेपर बन रहे हैं। इंडिविजुअली भी वेपर बनाते हैं, साथ में भी बना रहे हैं। इंडिविजुअली एक की वैल्यू अपनी पी नॉट भी आती है प्योर की, दूसरे की पी नॉट ए आती है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो टोटल की मिलेगी, यहां मुझे ए और बी की नहीं पता चलेगी, ए की कितनी है बी की कितनी है, वो मुझे पार्शियल प्रेशर और वो सब लगा के पता लगाना पड़ेगा या कुछ और करके निकालना पड़ेगा, बट जो मीटर से वैल्यू मिलेगी वो पी टोटल मिलेगी, ठीक है, राइट। नाउ अब यहां पे, हाँ ठीक है बिल्कुल, एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, लिक्विड सॉलिड क्या, नहीं दो लिक्विड लिए मैंने, सॉलिड में थोड़ा ना कोई भी, दो लिक्विड तो आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हैं ना, दो मिजिबल लिक्विड्स हैं, है ना भाई, वाटर और मिथेनॉल को मिक्स कर दिया मैंने, लेकिन वो एग्जांपल नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दैट आई टेल लेटर। बेंजीन टॉल्यूइन का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक बेंजीन है एक टॉल्यूइन है और दोनों को मिक्स कर दिया, एक आइडियल सॉल्यूशन बन गया और यहाँ पर ये सीन है, ठीक है। वो अभी हम बात करेंगे, अभी रुक जाते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होएगा कि यहाँ पे वही सेम कहानी कि बी के पार्टिकल हैं सरफेस पे और ए के भी पार्टिकल है। अगर मैं बी के नजरिए से देखता हूं तो बी वुड बी क्रिबिंग अबाउट कि यार ए ने सरफेस पे कुछ जगह घेर ली है जिसकी वजह से मेरे वेपर कम बन पा रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि बी के वेपर्स बन रहे हैं पी बी, मतलब बी के वेपर से जो एक्चुअली प्रेशर आ रहा है वो पी बी आ रहा है और ए से जो आ रहा है वो पी ए आ रहा है। तो बाय सिंपल डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय बोथ द कंपोनेंट्स, है ना। यहाँ पे इन वेपर्स का मिक्सचर बन गया है, ए अपना कुछ लगा रहा है, बी अपना लगा रहा है। ये बात हमें पता है कि ए का जो प्रेशर यहाँ पर आ रहा है वो उसके प्योर से कम आएगा बाय राउल्ट्स लॉ, और बी का भी जो आ रहा है प्योर वो अपने प्योर से कम आएगा, ठीक है। और कितना होगा वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों पे राउल्ट्स लॉ लगा दूं, भाई पी ए कितना होना चाहिए, पी नॉट ए इंटू काई ए, और पी बी कितना होना चाहिए, पी नॉट बी इंटू काई बी। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब एक बार एक को सॉल्वेंट मान लो, एक बार दूसरे को सॉल्वेंट मान लो। सॉल्वेंट सॉल्यूट तो वैसे भी एनीवेज कन्वेंशनल वो है ना, टर्मिनोलॉजी है।
तो मान लो मैंने मान लिया कि बी सॉल्वेंट है, जो मैंने भी यहाँ लिखा भी हुआ है, तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द बी, उसका प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही ए के टर्म्स में भी देख लेंगे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कैसे लिखी दो इक्वेशन मैंने, सही है। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं पी टोटल में, तो पी टोटल क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या है, काई ए काई बी, दीज आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। कहां पे मोल फ्रैक्शन, हाँ जी, मिक्सर तो दो दिख रहे हैं मेरे को, एक मिक्सर ये रहा, एक मिक्सर ये रहा। पिछले वाला केस याद करो, पिछले वाले में हमने मोल फ्रैक्शन कौन सा लिया है, तो ये एक्स ए एक्स बी जो हैं या काई ए काई बी जो हैं, दीज आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड फेज। यहां पे भी मिक्सर बन रहा है, यहां पे भी कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे, कितने होंगे वो अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, विल कैलकुलेट दैट। अगर आपने लिख लिया तो मैं ये ऊपर वाले दो लाइन मिटा दूं, ब्लू वाले, तो जस्ट मैं ये पी टोटल को वैसे लिख रहा हूं, देखो। अब क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन जो ए और बी है ये लिक्विड फेज में है, तो सम ऑफ सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का 1 आता है, ये तो पता ही है, हमें नॉर्मल मैथ्स है, सारे फ्रैक्शन को जोड़ दो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी एक के टर्म्स में लिख सकता हूँ वैल्यू, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस काई बी अगर मैं कर दूं, तो जैसे मैंने कर दिया, बेसिकली ये कर दिया, तो बेसिकली एक ही के टर्म में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो इस ग्राफ में, ये जो डायग्राम में दिख रही है हमें, कि जो पी टोटल आ रहा है इसकी वैल्यू पी नॉट बी से कम है और पी नॉट ए से ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो ये यहाँ इस इक्वेशन से दिख जाता है, लेकिन काफी बार इक्वेशन देख के ऐसे फील नहीं हो पाता कि मतलब हाँ ये कम एक्चुअली इसी रेंज में आ रहा है, तो ये मैं ग्राफ से प्रूव कर दूंगा अभी आपको, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट आपने नोट कर लिया जो मैंने इस डायग्राम में बनाया, और यहाँ पे ये इक्वेशन, ठीक है, ये हमने ड्राइव कर लिया। मैं ये डायग्राम मिटा दूं, है ना। सो वी हैड टू इक्वेशंस, वन इज या इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं हम छोटा सा, जो मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ए और बी वो वॉलेटाइल सोल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट हैं, दे आर फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन, एंड टोटल प्रेशर जो आ रहा है दैट कैन बी रिटन एज इन दिस एक्सप्रेशन फॉर्मेट। अगर ये वैल्यू आपको पता है तो ये आपको बताना है, लिमिट काई ए टेंड्स टू 0, पीवी अपॉन एक्सपी की वैल्यू निकालनी है।
करें डिस्कस बेटा? अच्छा मैं थोड़ा सा एक हिंट दूं। सर हो गया सर इस इक्वेशन को हम उससे कंपेयर करेंगे p टोटल इक्वल्स p नॉट फिर हमारे पास p नॉट 140 आ गया दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये इक्वेशन इस ये बेसिकली अगर आपको ये याद नहीं भी है तो आपको ये तो पता ही है भाई, पी टोटल इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये 2 सेकंड लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस इक्वेशन। तो एक्स बी में लिखा हुआ तो एक्स बी में बना लो, एक्स ए में लिखा हुआ तो एक्स में बना लो, एंड देन कंपैरिजन करोगे तो ये वैल्यू 30 हो गई और ये वैल्यू 140 हो गई। तो पी नॉट ए आपका आ गया 140 और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ गया आपका 30। तो पी नॉट ए की वैल्यू 140 है तो पी नॉट बी आपका आ गया 170। अब ये जो है ये फालतू में वो क्या हुआ है, डराने के लिए लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। अगर मोल फ्रैक्शन ए का 0 हो जाएगा तो बी का 1 हो जाएगा, और बी भाई एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है ना, ये अगर 0 टेंड करेगा तो ये 1 की तरफ टेंड करेगा, और ये 1 होगा तो पी बी पी नॉट बी हो जाएगा। तो यानी कि पी नॉट बी निकालना है आपको। सर अगर ये ना देते तो कैसे करते क्या चीज़? अगर लिमिट काई टेंडिंग टू 0 नहीं होता कुछ और होता, नहीं तो ये वैसे भी निकल जाएगा ना, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, तो पी नॉट बी बचा वैसे भी, वो तो वैल्यू फिक्स है ही, तो लिमिट उसमें लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। अगर मैं इनडायरेक्टली हाँ वो तो वैसे ही कांस्टेंट एक आ रहा है। क्या मेरे को सुना? हाँ 30 रेशियो 1 के लिए नहीं नहीं 170 आएगा ना बेटा। पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू 30, तो पी नॉट बी विल बी 30 प्लस पी नॉट ए। ये एक्स बी है, ये 1 हो जाएगा जब ये काई ए टेंड्स टू 0 तो काई बी विल टेंड्स टू 1 राइट, एंड व्हेन काई बी टेंड्स टू 1 पी बी टेंड्स टू पी नॉट बी। तो ये फाइनली रेशियो क्या बचेगा, पी नॉट बी अपॉन 1। तो पी नॉट बी कितना है 170, ठीक है। देखो मेरे पास एक इक्वेशन है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, एक्स बोल देते हैं, काय काय क्या करना है, ठीक है, ए सॉरी राइट, लिखने में भी आसानी रहेगी बोलने में, तो एक्स ए अपना ये राइट। अगर मैं इसकी ये इक्वेशन को, तो दिस इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये लाइन जाएगी एकदम सीधा, लेकिन ये लाइन सेगमेंट ही बनेगा क्योंकि एक्स ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, भाई मोल फ्रैक्शन है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम यहाँ आ जाएगी। ये 1 होता है तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू पी नॉट ए, ठीक है ना, सिंपल। ऐसे ही एक और इक्वेशन ले लेते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और पी बी और एक्स बी का ग्राफ बना लिया, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ये बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको हाँ ठीक है चलो सही है, ये आ गया। अब क्योंकि एक्स ए और एक्स बी आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना भाई, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज सम दोनों का 1 आएगा राइट। तो हाँ, तो मैं बेसिकली दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, मतलब इन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पे स्टडी करना चाहता हूँ, बट ये दोनों ग्राफ उल्टे रिलेटेड हैं। कैसे? जब एक्स ए 1 होगा तब एक्स बी आपका 0 होगा, ठीक है, और जब ये एक्स ए 0 होगा तब एक्स बी 1 होगा। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को उल्टा करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे ये ग्राफ को मैंने कहा कि एक काम करते हैं, 2 वाई एक्सिस हो गई अपने पास, ठीक है, ये 2 वाई एक्सिस हो गई हमारे पास। अब इसमें ये वाला ग्राफ यहाँ, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ चलेगी जो ये वाला था, ठीक है। पहले मेरा ग्राफ बना हुआ था, मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्लू और ब्लैक से कर देता हूँ। तो ये था एक्स ए 0 टू एक्स ए 1, और जहाँ एक्स ए 1 हो रहा है वहाँ पर ये वैल्यू पी नॉट ए हो जाएगी ना, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये अपना ये वाली इक्वेशन इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों, ये दोनों वाई एक्सिस हो गई ना, तो दोनों पे वेपर प्रेशर नाप रहा हूँ मैं, ये हटा दिया मैंने, ठीक है।
अब ब्लू वाले की अगर मैं बात करूं तो ब्लू वाले में मैंने इसको ऐसे पलट के बनाया है, तो एक्स बी यहाँ 0 है और एक्स बी यहाँ पे 1, और जब एक्स बी 1 है तब ये प्रेशर कितना है, पी नॉट बी। तो ये इक्वेशन है पी बी की, और ये वाली इक्वेशन, ये वाली लाइन जो है ये बन रही है पी ए के लिए। सेम हाइट पर टेल है। नहीं, अलग अलग है ना, सेम का है। क्यों अलग अलग? मैंने माना है बी का, बी ज्यादा वॉलेटाइल है, ए कम है, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो एक ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इसकी इक्वेशन बतानी है आपको क्या है। हाँ, सिंपल, पी नॉट क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, और सेम टेम्परेचर पे सारी बातें चल रही हैं, तो भाई जो ज्यादा वेपर बनाता है तो वो ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहां से देख के समझ में आ रहा है कि बी ज्यादा वॉलेटाइल है, ए कम वॉलेटाइल है। तो ये जो लाइन है वो पी इक्वल्स पी नॉट एक आई वाली है, ये डॉटेड लाइन। नहीं, डॉटेड वाली नहीं, वो तो मैं पूछ रहा हूँ, वो बताना है आपको पी टोटल होगा कैसे। इक्वेशन बना सकते हो इस लाइन का, शायद। y स्क्वायर एम एक्स प्लस सी से बन जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये वाली x एक्सिस है, या ऐसे ले लो जैसे भी अच्छा लगता है, ये वाली ले लो, तो एक्स बी के टर्म से बन जाएगी इक्वेशन। तो y अपना हो गया ये, पी नॉट हाँ जी बेटा, सॉरी y अपना हो गया प्रेशर की वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगी, जो मेरे को निकालनी है। स्लोप हो गया अपना y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस वाई वन हो गया पी नॉट p नॉट b माइनस p नॉट a, अपॉन एक्स बी माइनस एक्स 1 माइनस 0, ठीक है। ये स्लोप आ गया, x की वैल्यू आ गई एक्स बी प्लस वाई इंटरसेप्ट पी नॉट ए। तो दिस p इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। ये अगर आप देखो तो अपनी कॉपी में वही हमने क्या बनाया था, ये दिस इज नथिंग बट पी टोटल पी टोटल। तो ये इक्वेशन पी टोटल की आ रही है, ठीक है। अरे मैथ्स लगाइए थोड़ी सी, अब बाद में सोच लेना, उसको छोड़ो, ये मत पूछो। मैंने ये इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस मान ली, एक्स बी 0 to 1 वाली, और ये वाई एक्सिस मान ली। तो सिंपल वाई स्क्वायर एक्स प्लस सीख रहा है, एम निकाला y2 माइनस वाई वन, एक्स2 माइनस x1 से, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो अगर आप यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू देखो इस ग्राफ पे, तो ये वैल्यू हमेशा पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में लाई कर रही है। मतलब कोई भी पॉइंट पे अगर मैं पी टोटल की वैल्यू निकालूं तो इट इज ऑलवेज इन बिटवीन, एंड इट्स ऑलवेज लार्जर देन पी नॉट ए एंड स्मॉलर देन पी नॉट बी। तो पी टोटल यहाँ से मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि वो पी नॉट ए से बड़ा है और पी नॉट बी से छोटा है। तो अब यहाँ से कंक्लूड मैं क्या कर सकता हूँ कि जब मैं दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करता हूँ आपस में, ठीक है, तो हम अब एक बेसिक सा सवाल कि भाई अगर मैं दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिक्स करता हूँ तो क्या वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो सवाल गलत है, मतलब तो हम इस सवाल पे एक और वापस से एक क्वेश्चन पूछेंगे विच इज दैट कि आप किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हो। अगर मैं ए के रिगार्डिंग पूछूंगा तो बढ़ जाएगा, और बी के रिगार्डिंग पूछूंगा तो घट जाएगा, या इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। ए वॉज अ लेस वॉलेटाइल लिक्विड एंड यू एडेड अ मोर वॉलेटाइल लिक्विड टू इट, तो ए के लिए बढ़ गया। बी इज अ मोर वॉलेटाइल लिक्विड एंड टू बी यू एडेड अ लेस वॉलेटाइल लिक्विड, तो इसलिए बी के लिए घट गया। क्योंकि दोनों का मिक्स होने पे वैल्यू जो आएंगी वो कहीं बीच में आएंगी ना, उनके एवरेज आउट होंगे कुछ जिस भी प्रोपोर्शन में मिक्स हुए हैं। तो जो टोटल प्रेशर बनेगा दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन द टू। जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसको हमेशा नुकसान होगा क्योंकि अब उसके साथ लेस वॉलेटाइल वाला आ गया है, और लेस वॉलेटाइल वाले को हमेशा एडवांटेज होगा क्योंकि उसके साथ मोर वॉलेटाइल वाला आ गया, क्योंकि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मोर वाले की वजह से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम ये ग्राफ पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं, ठीक है।
अगर ये मोल फ्रैक्शंस दोनों जो देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों एंड पॉइंट्स पे हैं, तो बीच में भी अलग अलग वैल्यूज होंगी भाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स ए, हाँ मोल फ्रैक्शन सेम आ जाएगा और समहाउ प्रेशर भी सेम आ जाएगा दोनों का, ठीक है। ए और बी का सेम आएगा ना, मोल फ्रैक्शन सॉरी सेम नहीं होगा, प्रेशर सेम आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, प्रेशर सेम आ जाएगा। और एक्स भी हो गया अपना 0.7, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं है ना सेंटर में ही हो, अरे वो लग रहा है अभी। जैसे अब मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा तो एक ये जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है, हाँ प्रेशर तो ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट सेम हो गया ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों के लिए, ठीक है। नाउ तो एक ये कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे अब अलग अलग होंगी भाई। यहाँ पे एक्स ए 0.2 है और ये एक्स बी अपना 0.8 है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक्स ए अपना 0.8 है और एक्स बी 0.2 है, 0.1 कैसे हो जाएगा 0.8 से, ठीक है। तो नाउ ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ग्राफ हमें बता रहा है कि ए और बी की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे ए और बी के खुद के वेपर्स का प्रेशर कितना आएगा उस मिक्सचर में, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर above that liquid mixture, ठीक है। now for that you do not need to go to the laboratory and conduct the experiment। जैसे मैंने आपसे भाई, आपने अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब अब आपने पूछा सर ये बताओ x से अगर 0.4 होगा और x भी 0.6 ले लेंगे तो कितना आएगा, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देखूंगा और बस मैं उसके यहाँ पे देखूंगा, अच्छा x से 0.3, ये कौन सा PA वाला ग्राफ है तो A का प्रेशर इतना आ रहा है जी। ये कौन सा B वाला ग्राफ है तो B का प्रेशर इस मिक्सचर के अंदर, इस मिक्सचर के ऊपर जो वेपर बनेंगे उसमें बी का प्रेशर इतना आएगा और टोटल कितना आएगा ये रहा, ठीक है। यही चीज यहां पे भी कर सकता हूं मैं, सेम थिंग, कि भाई ये मोल फ्रैक्शंस पता है तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी के मिक्सचर में ए का प्रेशर कितना होगा ये रहा, बी का कितना होगा ये रहा। अब कम कैसे हो गया ए का, मतलब ए का ज्यादा कैसे हो गया बी कम हो गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ए की ज्यादा है बी की कम है, तो ऑब्वियसली सरफेस पे ए के पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा वेपर में जा रहे हैं, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहे हैं इवेंचुअली। टोटल कितना आ रहा है वो ये रहा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस ग्राफ। और यू वुड नॉट बिलीव एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं सिर्फ इसी अंडरस्टैंडिंग पे, बच्चे नहीं पता होता कि जैसे ये पूछ लिया मैंने कि दिस प्लस दिस कितना होगा, जैसे मैंने नंबर दे दिया यहाँ पे ए बी सी डी और मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी, nothing, AB plus AC is equal to AD, PA plus PB is equal to PT। आया समझ में, ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया अपने को, गुड। अब सेकंड चीज समझते हैं हम लोग, टाइम है ना हमारे पास, हाँ अच्छा टाइम हमारे पास कम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास टाइम कम है तो नॉन आइडियल हम लोग नेक्स्ट कल करेंगे। मैं इसमें इसी में एक और चीज़ और बताता हूँ मैं, हाँ तो आइडियल सॉल्यूशन की डिफिनेशन अपन कर लेते हैं अभी। अब इसमें अगर आप देखो तो हमने जब पहले सॉल्यूशन डिफाइन किया था तो उसमें हमने बोला था आइडियल सॉल्यूशन विल बी दी इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ लग रहा है इनफाइनाइट, कोई सा भी इनफाइनाइट डाइल्यूट है, सिर्फ बिल्कुल एंड पॉइंट को छोड़ दें तो, लेकिन हम राउल्ट लॉ तो पूरे केस में लगा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है दिस इज डिफरेंट देन दी सिचुएशन वी वर टॉकिंग अबाउट इनिशियली, बिकॉज वहां पे जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था उसका नेचर ही डिफरेंट है। मतलब एज्यूमिंग जैसे कि भाई मान लेते मेरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉलिड है तो मैं एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो लिक्विड्स को आपस में डिसॉल्व कर रहा हूँ, वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपस में इंटरेक्शन डिफरेंट है देन दी प्रीवियस केस, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी दोनों सेम है। वेपर प्रेशर में ए के में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बदल गया। भाई पहले ए जब प्योर था तब ए के अराउंड ए के मॉलिक्यूल थे, अब ए और बी मिक्सचर में है तो ए के अराउंड बी के मॉलिक्यूल्स भी और ए के मॉलिक्यूल भी हैं। सेम गोज फॉर द बी। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है कि वेपर प्रेशर में जो भाई मैं बोल रहा हूँ पी ए लेस देन पी नॉट ए क्यों आ रहा है या पी बी लेस देन पी नॉट बी क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो दो ही रीजन है सेम, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो बदल गया, मतलब पहले आसपास के पार्ट मतलब इंटरवॉल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल गई पहले से, सिंपल। और सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया वाला कहानी, वो हमने बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके यूज कर ही लिया था। ये वाली चीज को हमने बाय डिफॉल्ट इग्नोर कर दिया, जबकि अगर हम पिछले वाला लॉजिक यहां लगाएं तो ये आइडियल तो है ही नहीं। तो एक्चुअली राउल्ट ने क्या किया, राउल्ट ने कहा कि ये आइडियल सॉल्यूशन है,
लेकिन इस आइडियल सॉल्यूशन को मैं अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, और उसमें गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि उसने अपने लॉ ऑफ कन्वीनियंस चलाया लाइफ में कि अब मेरा मन करा तो मैं उसको अलग डिफाइन कर देता हूँ। उसने सिंपल सा कहा कि भाई व्हाट वी हैव टू गेट रिड ऑफ बाय डिफाइनिंग आइडियल सॉल्यूशन इज दिस फैक्टर। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन व्हाट इज दी मतलब कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे नहीं जाना मेरे को, तो मेरे को उसको इग्नोर ही तो करना है ना। पहले मैं उसको इग्नोर इनफाइनाइट डाइल्यूट मान के कर पा रहा था, अब मैं दूसरे तरीके से करूंगा। कैसे? तो इसको वो इग्नोर करता है कैसे, ये डिफाइन करके कि भाई हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, और आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बदल जाने से कोई फर्क नहीं हुए। ठीक है, वो कब फर्क नहीं होगा? जब मान लेते हैं ए सॉल्यूट है या बी जो कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट है, ए और ए आपस में किसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इन अ वे यू कैन से दैट इनकी आपस में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बी और बी की भी आपस में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब ए और बी को मैंने मिक्स करा तो ए और बी की आपस की कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फर्क किस बात से पड़ेगा कि भाई जब ए के आसपास बी बदल गया तो अगर ये इंटरेक्शन डिफरेंट तरह का हो रहा है तभी तो फर्क पड़ेगा, अगर सेम ही तरह का हो रहा है तो पता भी नहीं चलेगा। एज सिंपल एज दैट कि मान लेते हैं आप ही के 11th के लिए सपोज 2 बैचेस चलते हैं, ठीक है, मतलब आप एक ग्रुप में से पढ़ रहे हो, अभी इसलिए सपोज एक और ग्रुप को मैं पढ़ाता हूँ पैरेलली, और मैंने कहा कि यार चलो ये टॉपिक कॉमन पढ़ाना है, दोनों को साथ में पढ़ा देते हैं। अब आप लोगों की आपस में एक बॉन्डिंग बन चुकी है, उनकी भी आपस में एक बॉन्डिंग बन चुकी है, लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या होगा? 2 केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं मान लेते हैं, ठीक है। एक केस होगा कि आपस में बनी नहीं, लड़ाइयाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और दूसरा केस हो गया कि अरे बहुत ही ज़्यादा बन गई, मतलब इतनी तो अपने दोस्तों से नहीं बनती जितनी इनसे बन गई है नए वालों से, ठीक है, हो सकता है, मतलब कम चांसेस कम है, ज़्यादा वो हम नहीं बात कर रहे। थर्ड हो सकता है कि कुछ पता ही नहीं चला, मतलब इट फेल्ट दैट नथिंग हैज़ चेंज्ड। वो कब होगा? जब जितनी लेवल की आपकी इंटरेक्शन या दोस्ती आपस में है उतने ही एग्जैक्टली उनके साथ हो जाए, और उनकी भी जैसी आपस में थी सेम एग्जैक्टली हो जाए। वो कब होगा? जब ये इक्विवेलेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू द, हाँ जी बेटा, नहीं नहीं, इंटरेक्शन इक्विवेलेंट है। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन अगर आप देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल भी काफी कुछ सेम है, एकदम बेंजीन डेरिवेटिव है वो दूसरा, दोनों नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में क्योंकि थोड़ा सा फर्क है इसलिए थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, थोड़ा सा वेपर प्रेशर से फर्क करेगा, तो डिफरेंस इन वेपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होएगा। तो इसीलिए अगर आप आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखोगे ना, जैसे कि हेक्सेन एंड हेप्टेन, ठीक है, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, मतलब बहुत क्लोज होंगे, देयर आर वेरी सिमिलर नेचर एंड दे हैव वेरी स्मॉल डिफरेंसेस इन देयर मोलर मासेस एंड देयरबाय दे हैव इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आई बात समझ में? इसी को हम लोग एक और तरीके से ट्रैक कर सकते हैं मैथमेटिकली। जब क्या होगा सिस्टम में, कभी भी मान लो अगर ये जब पार्टिकल्स को मिक्स करा, भाई जब दोनों ग्रुप को मिक्स करा और आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई, तो क्या हो, बहुत ही हीटेड माहौल हो गया एकदम, तो यानी कि एंथैल्पी बदल जाएगी, राइट। और या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्यार हो गया तो भी एंथैल्पी बदल जाएगी, और अगर कुछ भी पता नहीं हुआ तो फिर बेसिकली अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आया तो देयर वुड बी नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर बाय नो चेंज इन एंथैल्पी। सिमिलरली अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर चेंज, अगर मान लो क्लोज हो जाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते पहले से, तो पार्टिकल्स पास आ जाते, तो नेट वॉल्यूम कम हो जाता, ठीक है। अगर लड़ाइयाँ होती तो क्या होता, कहते कि भाई दूर होके बैठ, ठीक है ना, तो बेसिकली ये डिस्टेंस बढ़ जाता एंड वॉल्यूम पहले से बढ़ जाता, तो चेंज इन वॉल्यूम आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आता, लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इट विल बी 0। तो इसको डेल्टा एच मिक्स भी बोलते हैं, डेल्टा वी मिक्स। ये तीनों इंटररिलेटेड हैं आपस में, तो हम तीनों मतलब ये मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं और ये हमारा थ्योरेटिकल, मतलब मेन चीज ये है। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि गलती हम जहां करते हैं, हम आइडियल सॉल्यूशन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मान लेते हैं विच इज दिस, जो क्योंकि इसी को डिटेल में बताया जाता है, और वो दूसरे केस में भी वही लगा देते हैं, जबकि वो अगर ट्रू होती तो बाय डिफॉल्ट फिर तो मतलब वो क्योंकि एक और वजह से मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर वहाँ पे वो चीज़ यूज होती है टिपिकली, कि हाँ जहाँ पे हम लोग एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इग्नोर कर देते हैं मैथमेटिकली,
क्योंकि वो बहुत कम नंबर है, और वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम कंक्लूड करें, हो गया ना टाइम? हाँ ठीक है, तो मैं कंक्लूड कर देता, समराइज कर देता हूँ सारा का सारा, और कल क्या पढ़ेंगे वो भी बता देता हूँ। तो समरी ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम की एक तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है ये हमने समझ लिया। क्या होता है वेपर प्रेशर? ऑफ द लिक्विड ऑन दिस, हाँ जो भी आसपास है, हाँ at equilibrium, that this is most important thing. Since it's at equilibrium, so it can only be changed only if and only if the value of Kp for that liquid gas equilibrium या liquid vapor equilibrium वो Kp बदल जाए। Kp का बदल सकता है या वेपर प्रेशर का बदल सकता है? टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, और नेचर ऑफ लिक्विड वाले में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सेकंड, फिर हमने बात की कि लिक्विड में अगर हम कुछ डिसॉल्व कर दें, उसका सोल्यूशन बना दें तो क्या फर्क पड़ेगा। उसमें हमने दो केस डिवाइड कर दिए, एक बार हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, एक बार वोलेटाइल डाला। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर हमेशा गिरता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का आप एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हो, कोई सॉलिड सब्सटेंस को आपने किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, और उस केस में हमेशा वेपर प्रेशर पहले प्योर के केस से गिर जाएगा, और कितना चेंज होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन, PS इज इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उस केस में आइडियल सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होता है? इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड केस फिर हमने बात करी कि आपके पास सोल्यूट जो है वो भी वॉलेटाइल है। उसका याद रखने का तरीका क्या है कि दोनों लिक्विड हैं, सोल्यूट भी लिक्विड है। सोल्यूट कौन है? जो कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट कौन है? ज्यादा क्वांटिटी में। बोथ ऑफ देम आर लिक्विड एंड बोथ ऑफ देम आर वॉलेटाइल। फॉर एग्जांपल बेंजीन, टोलुएन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, राइट। नाउ व्हाट, दोनों एक दूसरे के वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, तो प्योर के केस से दोनों का कम आएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर जो वेपर्स बनेंगे वो मिक्सचर बनेगा, तो वहां पर हम दोनों में से किसी एक का डायरेक्टली मीटर से नहीं निकाल पाएंगे, तो मीटर से हमें वैल्यू किसकी बनेगी? टोटल की। तो टोटल वेपर प्रेशर होगा विच विल बी सम ऑफ PA प्लस PV। ठीक है, सेकंड फिर चीज हमने डिफाइन करी कि ये P टोटल की कैलकुलेशन, एंड देन फिर दोनों का ग्राफ, और ग्राफ कैसे देखते हैं। एंड थर्ड फिर हमने आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन किया कि आइडियल सॉल्यूशन में सेम लॉजिक वही है कि हमें इस वाली चीज को इग्नोर करना है। इसको कैसे इग्नोर करा? हमने कहा कि इंट्रैक्शन सेम लेवल का है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई बदल गया। ए को पता ही नहीं चल रहा कोई बदल भी गया, बी को पता ही नहीं चल रहा कोई बदल भी गया, क्योंकि मेन चीज किससे फर्क पड़ रहा है? इंटरेक्शन के लेवल से। वो इंटरेक्शन एकदम सिमिलर है। आई वुड नॉट से एग्जैक्ट सेम, आई वुड से सिमिलर। दैट इज व्हाई आई यूज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो दीज आर इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शंस, और इनको मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं? डेल्टा H मिक्स शुड बी ऑलमोस्ट जीरो एंड डेल्टा मिक्स शुड बी ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, बेटा देखो, आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ही राउल्ट्स लॉ लग पाएगा, राउल्ट्स लॉ लग पाएगा तो ये इक्वेशन जो हम लिख रहे थे PA इज इक्वल टू P नॉट AXA एन ब्ला ब्ला, ये सारी जो इक्वेशन लिखी है, ग्राफ बनाई है, तभी वैलिड है। अगर आइडियल नहीं है तो ना ये इक्वेशन वैलिड है और ना ये ग्राफ वैलिड है। हाँ, क्योंकि उसमें वो तो केस ही डिफरेंट है ना, वो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो इस ये सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए हमने इसमें डेफिनेशन डिफरेंट बनाई है, ये ध्यान रखना है। कल क्या पढ़ेंगे? इसी में मान लो मैंने दो लिक्विड्स को मिक्स करा, या जो भी दोनों वॉलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स करा आपस में, तो उसमें ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे कम या ज्यादा है, तो ऑब्वियसली नॉन आइडियल हो गया। तो नॉन आइडियल में बिहेवियर कैसा होगा? राउल्ट्स लॉ तो लग नहीं पाएगा, कोई इक्वेशन काम नहीं करेगी, तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। यानी कि नॉन आइडियल में इन अ वे इट्स ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट which we would need to understand. तो दो तरह के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, which we'll understand tomorrow. Second thing most important which we would understand is colligative properties. वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे नहीं। तो वो चार हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़ के आना, विल फिनिश दैट दिस चैप्टर टुमारो। ठीक है, हाँ, थैंक यू।